मोदी एक तानाशाही प्रधानमंत्री है। कांग्रेस का कोई लीडर इस करप्शन में नहीं फंसा था जिसके नाते भारत की इतनी बेइज्जती हुई। 100 साल पुरानी पार्टी 10 साल विपक्ष में रहने के बाद 100 का आंकड़ा नहीं छू पाती। जम्मू से भाजपा की बोहनी नहीं होगी, इस पे मैं श्योर हूं। अरे 2014 के बाद आने के बाद अगर मोदी को सबको घर देना पड़ रहा है। देश की प्रॉब्लम जो है वो सिविल सर्वेंट के ऊपर है, इनकी भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मेरा देश आज सुरक्षित है, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो चाहे वो आतंकवाद। क्या उन सिविल सर्वेंट के ऊपर कार्रवाई हुई जिनकी गलतियों के कारण आज कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है? राहुल गांधी कुल मिला के धर्म की राजनीति करते हैं। मैं किसी ऐसी पार्टी को वोट करूंगा जो मेरा बना बनाया कारोबार उठा के कहीं और शिफ्ट कर दे। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। माहौल क्या है जनता के बीच, सीधा हम जुड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है इस बार सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाने का, लेकिन जनता किस तरीके से देख रही है ये बात करते हैं। और कौन, जब रिजल्ट सामने आएंगे तो कौन सी पार्टी अपनी सरकार जो है वो बना रही है, सीधा जनता से जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप वशिष्ठ। संदीप जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस तो दावा कर रही है सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाने का। कांग्रेस ने तो पीएम बनने का भी ख्वाब सोचा था कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे। हाँ। लेकिन राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं पीएम बनूंगा। तो कांग्रेस ने सोचा था, मैं राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहा। बताइए क्या लग रहा है आपको? बन गए पीएम, डबल फिगर में हैट्रिक भी नहीं मारी। लेकिन सीटों में तो चेंज हुआ है। हाँ 99 पे अटक गए ना, 99 के फिर में अटक देखिए गए। मैडम, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये जो 99 सीटें आई थी ना वो 9 रह जाती। उसका रीजन है, 99 आने का रीजन है। रीजन क्या है कि उन लोगों ने क्या किया, लोगों के साथ में खेला है, लोगों को धोखा दिया है। उन लोगों ने एक एजेंडा चलाया कि भैया अगर मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो ये देश डिक्टेटरशिप बन जाएगा, तानाशाही बन जाएगा। मोदी एक तानाशाही प्रधानमंत्री है। ऐसे लोगों को घाट पे किया, ऐसा राहुल गांधी जी बोले। और उन्होंने बोला कि भैया अगर हमें आप जिताते हैं, आप हमें पीएम बनाते हैं तो हम आपको साल का 1 लाख रुपए, महीने का 8,500 रुपए खटाखट आपके अकाउंट में दे देंगे बाय राहुल गांधी जी। आप बताइए 8,500 रुपए लाओगे कहाँ से? एक साल का 1 लाख रुपए, और हमारे देश की जनता कितनी है? 140 करोड़। ठीक है ना, इतने लोगों को आप दे पाओगे? मुमकिन ही नहीं है पहली बात तो ये जो झूठ बोल रहे थे ना, पब्लिक को पता है ये 99 विपक्ष है। महिला को ले लीजिए, पुरुष की बात करेंगे तो उधर जाएंगे। महिलाएं भी 60%, महिला 60%। और सुनिए मेरी बात, इतना तो उनको देना मुश्किल है, बिल्कुल दे ही नहीं सकते। तो विपक्ष है, जब तक दावे नहीं करेंगे, वादे नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे फिर? वादे करो तो पूरे तो करो कम से कम। तो सरकार में तो आने दीजिए, तभी तो पूरे करेंगे। तो भैया 65 साल तो थे आपके, अभी तो कह रहे हो जीते ही नहीं। 65 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या उखाड़ लिया? कौन सा घंटा कर दिया आपने? कौन सा घंटा कर लिया? थोड़ी भाषा की मर्यादा। देखिए इतना तो इनके लिए चलता है, इतने शरीफ ये भी है नहीं। ठीक है, 65 साल में देश को लूटने के अलावा क्या काम किया इन्होंने? अरे 2014 के बाद आने के बाद अगर मोदी को सबको घर देना पड़ रहा है, घर घर बिजली पानी देनी पड़ रही है, सड़कें बनवानी पड़ रही है, युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ रहा है, तो ये कांग्रेस ने किया क्या है? और सत्ता मिलाने के लिए अब राहुल गांधी के बोलते प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी ने एक कौन सा ऐसा गरीबों के लिए काम किया है? गिनवा दीजिए जिसके बेस पे इनको प्रधानमंत्री बनाए। कोई ऐसा काम नहीं किया है। हाँ, प्रधानमंत्री बनने से या जीतने से पहले ही काम करना पड़ता है, तब बनाया जाएगा। एक बात बताइए, ये तो सांसद भी रह गए ना कई लोगों के, कई जगह के सांसद भी तो थे। उसके अलावा क्या काम किया है? अभी वायनाड में इनका जो है भूस्खलन हुई थी, सबसे पहले कौन गया वहां पर? कौन गया है? ये आरएसएस वाले गए थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ वाले गए थे, और ये पहुंचे क्या 2 दिन बाद। मणिपुर में भी तो हिंसा हो रही है। हिंसा हो रही है तो अच्छा, वहाँ पे हिंसा हो रही है, मोदी नहीं गए। मोदी पे जब वहाँ पे मोदी जाएंगे, जब इस बेस पे मोदी बात करते हैं, जब इस मैटर पे मोदी बात करते हैं, उसके बाद राहुल गांधी वहाँ से भाग जाते हैं। राहुल गांधी जी की वहाँ पे सरकार नहीं है, 2 बार मणिपुर चले जाते हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे, राहुल गांधी से, कि भैया पश्चिम बंगाल कब जाओगे? क्योंकि संविधान को बचाने का ठेका आपने लिया है, और जबकि संविधान में कितने पन्ने इतना नहीं पता आपको। तो ऐसे लोगों को पूछना चाहिए ना। और इनके ही साथ के जो इनके साथी है ना, अखिलेश यादव के जो नेता है, क्या नाम है, मोहित खान, वो भी रेप किए 12 साल की बच्ची का। अब नेता भी बच्चियों का रेप करने लगे भैया, जिनको लोग सांसद बना रहे हैं, जिता रहे हैं कि आप काम कर सको, विकास कर सको। इसी विकास के लिए क्या था? बच्चियों को रेप करवाने के लिए इनको जिताया गया है? हम ऐसा नहीं चाहते बिल्कुल भी। राहुल गांधी कुल मिला के धर्म की राजनीति करते हैं, जैसे उनके पार्टी वाले की। राहुल गांधी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं जी। राहुल गांधी धर्म की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल धर्म की अरे धर्म की नहीं भैया, वो सबसे निचली स्तर की राजनीति करते हैं। धर्म पे करते हैं कि नहीं? अरे भैया ना वो देश की राजनीति कर पाए,
न वो धर्म की राजनीति कर पाए, न वो पार्टी की राजनीति कर पाए, न वो जाति की राजनीति कर पाए, न वो अपनी राजनीति कर पाए। वो सबसे प्रो पप्पू है इस भारत का, सबसे प्रो पप्पू। पप्पू आज तक राजनीति की डेफिनेशन क्या है? अरे कौन भैया, सबसे बढ़िया राजनीति करता है? देखिए राजनीति की डेफिनेशन यही है मैडम, जब 10 साल राहुल गांधी के शासन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो मुंह की खानी पड़ती है और खड़गे जी को आकर बचाना पड़ता है, खड़गे जी को आके बचाना पड़ता है, तब जाकर वो 100 साल पुरानी पार्टी 10 साल विपक्ष में रहने के बाद 100 का आंकड़ा नहीं छू पाती। राहुल जी के सुन लीजिए, तब भी तकलीफ, अगर नहीं बनाते तो कहते कि परिवारवाद चल रहा है। भैया खड़गे जी मंच पे जाते हैं, खड़गे जी मंच पे जाते हैं, कहते हैं मैं धन्य हूँ सोनिया गांधी जी का, मैं धन्य हूँ राहुल गांधी जी का, जिसकी बदौलत आज मैं अध्यक्ष बना बैठा हूँ। ये खड़गे जी ने मंच पे ऑन रिकॉर्ड कहने का काम किया, इसलिए कहता हूँ मैं आपसे, बताइए राहुल गांधी की क्या राजनीति है? अरे भैया परिवारवादी करते हो, 100 साल पुरानी, सुन लीजिए मैडम, 100 साल पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी 10 साल विपक्ष में रही, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। ऐसा कोई 5 साल बता दीजिए आजादी के बाद, ऐसा कोई 5 साल बता दीजिए, या तो कांग्रेस की सरकार ना हो या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार। 4 राज्यों में क्या रहेगा रिजल्ट? किसमें? जो चल रहे चुनाव 6000 किलोमीटर जब चले तो आप लोगों ने डंका पीटा। 6000 आप लोगों ने मतलब? अरे भैया आप जैसे पत्रकार महोदय, जब 6000 किलोमीटर राहुल भैया चले तो आपने डंका पीटा कि अब तो राहुल भैया 6000 चले, मध्य प्रदेश जीत लेंगे, राजस्थान जीत लेंगे। सुनिए घबराइए मत, छत्तीसगढ़ जीत हम घबरा रहे हैं। और उसके बाद मैडम मध्य प्रदेश में आउट, छत्तीसगढ़ में आउट, राजस्थान में आउट, और फिर जब केंद्र की बारी आती है गठबंधन करने के बाद तो यूपी से आउट। अरे सुनिए ना, अभी तक बोला नहीं मैंने, गठबंधन करने के बाद, खटाखट करने के बाद, साइकिल की सवारी करने के बाद, लालटेन का दिया जलाने के बाद, फिर भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे भैया। धन्यवाद है आप जैसे पत्रकार कि उसकी राजनीति चलती है। अगर आप लोग ना रहो तो शायद राजनीति, बीजेपी की राजनीति किन पत्रकारों से चलती है? बीजेपी की राजनीति विकासवादी पत्रकारों से चलती है। बीजेपी की राजनीति सुन लीजिए, जो डेफिनेशन वो है कि पार्टियों के भी पत्रकार बांट दिए। मैडम पार्टियों के पत्रकार नहीं, आप उस समय को भूल गई जब पत्रकारों को जेल में डाला गया था, आपातकाल के समय। क्या मोदी जी के समय डाला गया है क्या? अजीत अंजुम सुबह उठता है वो वॉशरूम नहीं जाता, पहले मोदी को गड़ी आता है तब जाकर क्लीन होता है, तब जाकर क्लीन होता है, लेकिन मोदी उसको जेल में नहीं डालता। रवीश कुमार पहले हल्का नहीं होता, पहले मोदी जी के बारे में हल्का बात बोलता है तब वो जाकर हल्का होता है, लेकिन मोदी जेल में नहीं डालता। बैठा ध्रुव राठी चाटुकार बैठा, आप कह रहे जेल में नहीं डालते और कह रहे सीबी और ईडी उन्हीं के इशारों पर चल रही है। अच्छा एक बात बताइए, देश का चौकीदार कौन है? नरेंद्र मोदी, और उसने कहा था जो मेरे देश को लूटेगा उसको लौटाना पड़ेगा। और चौकीदार क्यों रखते हैं आप? अपने घर के आगे चौकीदार क्यों रखते हैं? क्योंकि आपके घर में कोई चोर ना आ पाए। चौकीदार के हाथ में डंडा क्यों होता है? क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लिए। और मोदी जी के हाथ में चौकीदार का, ईडी का डंडा है, सीबीआई का डंडा है, इसलिए मेरा देश आज सुरक्षित है, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो चाहे वो आतंकवाद से। भाई बड़ा आक्रोश था इनमें, लेकिन सर आपसे भी जान लेते हैं, बहुत सारी बातें कहीं सुन भी लिया होगा आपने, क्या देखते हैं, कैसे राय रखते हैं इनकी? अब देखिए देश की प्रॉब्लम क्या है ना, कि देश की प्रॉब्लम ये है, देश की प्रॉब्लम ये है कि देश को कुछ चमचे कहे जाते हैं और कुछ अंधभक्त कहे जाते हैं, दोनों की हालत वही है, हकीकत किसी को नहीं पता। अब आते चुनाव के मुद्दे पे, पहले जहाँ चुनाव हुआ राहुल गांधी प्रचार करने नहीं गए, ठीक है, जहाँ प्रचार किए वहाँ कांग्रेस की वापसी हुई। कांग्रेस अगर 44 से 99 सीट पे पहुंची है तो इसमें उनको श्रेय देना पड़ेगा। इसमें तो आप ये नहीं कर सकते ना कि भैया नहीं किए। और पहली बात ही लोग इतना झूठ बोलते, कांग्रेस 100 साल से पुरानी पार्टी है। मैं इसको असलियत बताता हूँ।
1970 में कांग्रेस 69 में स्प्लिट हुई थी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ठीक है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है वो नेहरू गांधी पार्टी, नेहरू नहीं इंदिरा गांधी की स्पेशली पार्टी है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो जो पहले पोजीशन के पक्ष के नेता थे उस सारे कांग्रेस में पहुंच गए, जिसमें जनसंघ हो गया, ये हो गया। तो जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी थी वो अपोजिशन बन गई। ये कांग्रेस वाली जो थी वो इंदिरा गांधी पार्टी बन गई। अब देखिए, एक उल्टा चलता हूँ। सबसे पहले हमारे देश में मैक्सेसे मिला, किसको मिला था आपको पता है? हमारे देश के सबसे महान विचारक, उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले रवीश कुमार को मिला था, सारे गरिया रहे थे, वो तो देशद्रोही है। उनको तो बांट दिया है पत्रकारिता के हिसाब से। हाँ, रुक जाइए, उनको देशद्रोही बांटा गया, ठीक है। उसके बाद मेधा पाटेकर को मिला, अरविंद केजरीवाल को मिला, ठीक है। जितने लोगों को कंटिन्यू करते आइए, जितने लोगों को अगर मैक्सेसे अवार्ड मिला गया वो एंटी नेशनल है। अभी बहुत जल्दी ही इनको सोनम वांगचुक को मिला है, उनके ऊपर भी तमगा लगा हुआ, बाद में एक्सप्लेन करता। ये बताइए, अगर ये लोग पत्रकार जितने लोगों को मिला ये लोग एंटी नेशनल हैं, तो जयप्रकाश नारायण राष्ट्रभक्त कैसे हो गए? बताइए ना, मुझे कोई तो बताएगा कि भैया अगर तो बोल के चले गए ना। हाँ, ये लोग इन लोगों को मिलता है तो ये लोग गद्दार हैं। तो जिसके लिए आप लोग आंदोलन कर रहे थे वो देशभक्त कैसे हो गए? चलिए, ये तो सर पुरानी बातें हैं और हम सभी जानते हैं, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है, चुनाव चल रहे हैं 4 राज्यों में, दावा कर रही है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अपनी अपनी जीत का। आपको क्या लग रहा है? देखिए, हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जो भी रिजल्ट आएगा तो मिल लीजिएगा। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू और कश्मीर का डिफरेंट सिनेरियो है। कश्मीर में भाजपा लीड करेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। जम्मू से भाजपा की बोहनी नहीं होगी, इस पे मैं श्योर हूँ। उसके पीछे मेरे 2 अपने रीजन हैं। क्यों? क्योंकि श्रीनगर, कश्मीर की 90% जनता जो है वो त्रस्त है 10% लोगों से। क्योंकि पिछले 30 सालों से 1989 से 40 साल जोड़ लीजिए मोटा मोटी, ना इन लोगों काम किया, ठीक है, ना इनके बच्चे स्कूल गए। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि भैया मेरे को 20 डंडे पड़े, मैं आतंकवादी सिंपैथाइजर हूँ, मेरी नौकरी लगी हुई है। तो 90 के बाद से ना बिजली का बिल देना पड़ा, ना पानी का बिल देना पड़ा, ना सरकारी नौकरी का कुछ काम नहीं करना पड़ा, मेरे को सैलरी मिल गई है। 2019 में 370 हटा दिया गया। अब अचानक से आप आते, मैं मान लीजिए मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, आप मेरे को 20 साल से सैलरी दे रहे हैं, मस्त एकदम, मैं घर में सो रहा हूँ, मुझे कुछ काम करना नहीं होता। काम करने निकलता हूँ तो बोलता हूँ आज तो स्ट्राइक हो गई, मैं वापस जा रहा हूँ। फिर आपसे एक दिन अचानक बोलती ना भैया अब तो तुमको 8:30 बजे आना है। मैंने कहा बस का भाड़ा, कहती तुम दो। मैंने कहा घर के बिजली पानी का बिल, कहते तुम भरो, रेंट तुम भरो। भैया मैं आपकी कंपनी चलने दूंगा? नहीं चलने दूंगा ना। तो पिछले 30 सालों से जो कश्मीर की सिविल सर्वेंट के लोग हैं वो इस हिसाब से चल रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ ये लोग भाजपा को जीतने देंगे और इनके अगेंस्ट वाले जो है वो भाजपा को वोट करेंगे। अब आते हैं यहाँ जम्मू के फैक्टर पे। भैया मेरा तो घर पहले छूट गया, ठीक है, मैं तो विस्थापित हो गया। उसके बाद मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं और मैंने यहाँ 30-40 साल मेहनत करके अपना बिजनेस व्यापार चला लिया, ठीक है। सरकार का पैसा मिल रहा है, मेरी अपनी इनकम आ रही है। अब भाजपा की सरकार बनती है और मेरे को बोले कि भैया अब तुम दिल्ली से चलो, मैं तुमको तुम्हारा घर वापस दिलाता हूँ। तो भैया मेरा तो 30-40 हजार महीने का जो सरकारी फंड मिल रहा था वो तो वो पहले चला गया, और जो मैं 30-40 हजार महीना कमा रहा था वो अलग से चला गया। अब जहाँ जा रहा हूँ अभी तो इसकी भी सेफ्टी नहीं है कि मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो भैया क्या मैं इस हालात में किसी ऐसी पार्टी को वोट करूंगा जो मेरा बना बनाया कारोबार उठा के कहीं और शिफ्ट कर दे? तो ऑल ओवर अगर देखा जाए 4 राज्यों में तो कौन बहुमत से आ रहा है? देखिए हरियाणा में भाजपा आ रही है और जम्मू एंड कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनेगी। किसकी बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, चुनाव होने के बाद पता लगेगा कि कौन किसके पाले में जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र पे होने वाला चुनाव। महाराष्ट्र में शिवसेना को छोड़ के पूरी फाइट कांग्रेस और भाजपा के बीच में होने वाली है। वहाँ भाजपा सरकार बना लेगी, उसके पीछे मेरा जेन्युइन सा रीजन है। क्यों? क्योंकि शिवसेना के पास कोई वोट नहीं है, ठीक है, शरद पवार जी के पास कोई वोट नहीं है, जितना वोट है वो कांग्रेस के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें केवल 2 पार्टी चाहिए। आप तेलंगाना का चुनाव उठा लीजिए, आसाम का चुनाव उठा ले, मुसलमान तो ओपन कह चुके हैं कि भैया हम तो केवल कांग्रेस को वोट
देंगे, चाहे जीते चाहे हारे। बदरुद्दीन अजमल इसका क्लियर एग्जाम्पल है। जितने लोगों को उन्होंने बसाया किसी ने वोट नहीं किया। आप तेलंगाना का देख लीजिए, बीआरएस ने और ओवैसी की पार्टी ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया था उतना किसी ने नहीं किया था, चुनाव नहीं जीते। राज्य की अगर बात की जाए अब आ जाते हैं दिल्ली में, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, 100% कांग्रेस की यहाँ भी सरकार बनेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दावे कर रही है कि उन्हीं की आएंगी। भैया अभी आम पर दावे कर रही है, अपने काम के आधार पर बोल रही है। भैया प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जितना, अब अरविंद केजरीवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित को टैंकर माफिया से पैसे मिलते हैं। हेलो सही बात है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो ये बताइए, जब तुम 10 साल से हो तो इसका मतलब तुम भी टैंकर माफिया से पैसा ले रहे हो। जल का संकट आया था, कितना झूठ बोला इन्होंने। दिल्ली में 565 क्यूसेक लीटर वाटर प्योरीफाई करने की कैपेसिटी है, ठीक है। इनका अपना लीकेज है कि हमारा 65% पानी जो है वो लीक हो जाता है और हमारा जो प्लांट है वो केवल 36% काम करता है, ठीक है। इनको 380 ट्यूबवेल लगाने थे, आज तक एक भी नहीं लगा पाए। दोष किस पे दे दिया? भैया हरियाणा वाले हमको पानी नहीं देने दे रहे। भैया इतने गधे पार्टी के लोग हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि भैया एक, अगर मैं दिल्ली में बैठा होता तो मैं अगर एग्रीमेंट बना रहा होता तो मैं कहता भैया तुम नवंबर से आतिशी से क्या लग रहा है? आतिशी से रुक जाइए, बात कंप्लीट कर। मैं नवंबर से लेके नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, तुम मेरे को 700 की जगह 600 दे दो, मेरे को काम चलेगा। लेकिन जैसे ही अप्रैल आता है, अप्रैल मई जून में मुझे 700 की जगह 900 कर दो। लेकिन यहाँ इतने समझदार हमारे देश के सिविल सर्वेंट हैं कि उनको दिसंबर में भी 700 चाहिए और जून में भी 700 चाहिए। चूंकि प्रॉब्लम मेरे देश की ये है कि, एक और छोटा सा ऐड कर दूं, हमारे यहाँ किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है नेताओं को छोड़ के। और नेताओं की अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं होती कि केस इतना लंबा चलता है, उनको जमानत मिल जाती है, कुछ नहीं होता। कोर्ट बोलती है मुझे लगा अरविंद केजरीवाल को जमानत देनी है इसलिए दे दिया, आप कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। 2G का स्कैम हुआ, 4G घोटाला, जो भी घोटाला A to Z जितना घोटाला हुआ था, नहीं बड़े ध्यान से सुनिएगा, जितना घोटाला हुआ, चाहे 2002 का गुजरात गोधरा हुआ, गुजरात कांड हुआ, गुजरात कांड हुआ, उस पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगा। अमित शाह की किस्मत अच्छी थी कि रिचर्ड हेडली ने शिकागो कोर्ट में बयान दे दिया, उस टाइम में वहीं था। इस केस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो तो छूट गए। आज वो दोनों लोग सत्ता में हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिविल सर्वेंट ने ही जांच करी थी। 2009, 10, 11, 12 में जो घोटाले हुए 2G का 3G का, इसको भी CAG ने ही कहा था कि कोयला का घोटाला हुआ और 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में और 3G में दोनों में घोटाला हुआ। इन्होंने रिपोर्ट लगाई, पूरी जांच हुई, डी राजा कन्नीमोजी दोनों लोग जेल चले गए। मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा भैया ये तो रेनकोट पहन के बाथरूम में नहा रहे थे, ठीक है। मोदी जी की सरकार आई, 2019 में फैसला आ गया कि भैया जितना आरोप लगा था वो झूठ था। आप मुझे ये बताइए कि इस देश में क्या उन सिविल सर्वेंट के ऊपर कार्रवाई हुई जिनकी गलतियों के कारण आज कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है? हालांकि कांग्रेस के किसी नेता का नाम करप्शन में नहीं था, उनकी सहयोगी पार्टियों का था। कांग्रेस का कोई लीडर इस करप्शन में नहीं फंसा था जिसके नाते भारत की इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई? मतलब इस देश का अगर सिविल सर्वेंट चाहता है कि मोदी जी चोर है, वो साबित कर देगा और कोर्ट में जाके फेल हो जाएगा। भैया आपको इस देश में कुछ तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। पिछले 75 सालों में एक भी सिविल सर्वेंट को सजा नहीं हुई मेरे देश में। जिसके वहां रेड पड़ती है बोरा भर भर के रुपया निकलता है। तो देश की प्रॉब्लम जो है वो सिविल सर्वेंट के ऊपर है, इनकी भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, वो नहीं है आपके पास। नेताओं की जिम्मेदारी तो हम लोग बोल देते हैं यार नेता तो चोर होते हैं, छोड़ दो। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो स्कीम्स चल रही हैं, फ्री स्कीम्स हैं या बाकी और जो योजनाएं चल रही हैं, वो ऐसे ही बरकरार रहेंगी या फिर कोई चेंजेस आएंगे, या जो फ्री का चल रहा है ये खत्म हो जाएगा? देखिए ये तो जाना चाहिए। दिल्ली में जो भी सरकार आएगी वो ये सब खत्म करेगी, चाहे अरविंद केजरीवाल जीत के आए, चाहे कांग्रेस जीत के आए, चाहे कोई भी जीत के आए, जो जीत के आएगा वो खत्म करेगा। ना जल बोर्ड के पास पैसा है, ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास पैसा है, ना परिवहन के पास पैसा है। दिल्ली में किसी भी डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा, जल बोर्ड के पास तो इतना पैसा नहीं है कि अपना पाइप ठीक करा सके। रुक जाए, अब केजरीवाल ने क्या काम किया था उनका बता देता हूँ भैया, छोटे में उन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि इस देश की दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है। आतिशी जी ने तो बोल दिया सीधा सीधा भैया मैं तो भारत के जैसे सत्ता में बैठूंगी, तो भैया पहले डिसाइड कर लो तुम दिल्ली की मुख्यमंत्री हो कि नहीं हो। बन भी जाएंगी तो अरविंद केजरीवाल 2 महीने के बाद हटा देंगे, क्योंकि उन्होंने जब जल संकट था जो नौटंकी करी थी, इस बार भी करेंगे, फिर से विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो उनको झूठ बोलना है और नौटंकी करनी है। क्या
कह रहे थे भैया? मैं कह रहा हूँ ये केजरीवाल जी जो कह रहे थे अपने टाइम में, अरे पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ नीयत की कमी है, नीयत की कमी है कहते थे ना। तो आप कहाँ गई वो नीयत, कहाँ गई वो, क्या नाम है, ये इतने जो घोटाले वगैरह जो हो रहे हैं, ये जो सरकार है केजरीवाल की अब ये हटने वाली है, ये चली कौन आएगा? जाएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी का। हाँ बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के आने की बात हो रही है, हमें कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। कांग्रेस नहीं आएगी, जहाँ तक नहीं आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। क्यों नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए भाई, पहले कांग्रेस थी ना, पहले भी कांग्रेस थी। बीजेपी को काफी टाइम हो गया, मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी की नीयत साफ है, ठीक है। और क्या नाम है भाई, केजरीवाल ने तो केजरीवाल क्या नाम है उनके घोटाले वगैरह इतने किए थे, क्या नाम है जो केजरीवाल अरविंद अन्ना हजारे को जो धोखा दे के आया है, जो क्या नाम महिलाओं को दारू फ्री करी है, झूठ और लालच का क्या नाम है झांसा दे करके आया हो, तो उसे नहीं आना चाहिए। मिली जुली राय जो है वो जनता के सामने आई है, लेकिन ये नतीजे तभी साफ होंगे जब रिजल्ट सामने आएगा और ईवीएम में बंद तकदीर जिन नेताओं की बंद हुई है वो खुल के जब सामने आएगी। आपको क्या लगता है कि किन राज्य में बीजेपी आएगी और किन में कांग्रेस और किन में आम आदमी पार्टी? राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।